हेलो साथियों, कैसे हो। मैं आपका साथी ओपी सैनी आपके लिए लेके आ गया हूँ मॉक टेस्ट का सेकंड वीडियो, जिसमें जो अपने मैंने बताया था अपने टोटल 18 मॉक टेस्ट होने हैं। और मॉक फेस्ट के अंदर 3 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। तो ये मॉक टेस्ट 1 का ही अपडेटेड वीडियो है, जिसके अंदर सभी क्वेश्चनों को मैंने शामिल कर लिया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपकी मदद कर रहा होगा, और सभी लोग वीडियो को अपने लर्नर के साथ साझा किया करो, जिससे लर्नर को फाइनल एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो और अच्छे से वो एग्ज़ाम कर पाए। क्योंकि जो मॉक टेस्ट है इसी प्रकार के प्रश्न उनके फाइनल एग्ज़ाम में होने वाले हैं। तो सभी साथियों से मैं आग्रह करूँगा कि आप अपने सभी लर्नर को ये वीडियो साझा करें, जिससे वो खुद अपने मॉक टेस्ट कर सके और अच्छे नंबर अपने मॉक टेस्ट के अंदर प्राप्त करें। चलो मैं वीडियो चालू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। पहला देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई गतिविधि को कहा जाता है। साथियों सभी को ज्ञात है, हम लाभ कमाने के उद्देश्य से जो गतिविधि करते हैं उसको हम बिजनेस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो आपका सी होने वाला है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अपने जो मॉक टेस्ट जब आप शुरू करते हैं तो पहले मॉक टेस्ट के अंदर आपका फ़ोटो और वीडियो कैप्चर होता है। तो पहले मॉक टेस्ट के जो 3 असेसमेंट होने हैं, 3 आपके मॉक टेस्ट होने हैं, वो एक ही आपके फ़ोटो और वीडियो कैप्चर होने के पश्चात आप तीनों कर सकते हैं। आपको बार बार फ़ोटो और वीडियो कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही मॉक टेस्ट सेकंड पे जाएंगे तो आपको फ़ोटो और वीडियो पुनः आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, माल या सेवाओं की क्रेडिट बिक्री को अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है। साथियों आपको बता दूं, जब हम माल और सेवाओं को उधार में जब बेचते हैं तो अपने डेटर्स उत्पन्न होते हैं, और उन डेटर्स को हम अकाउंट्स रिसीवेबल भी कह देते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 2 का जो राइट आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है, यानी अकाउंट रिसीवेबल। आपको बता दूं, जब आप प्रश्न कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, इनका क्रम जो ए बी सी डी है ये अपडेट हो सकता है। ये नहीं सोचे कि इसका डी होगा, इसका ए होगा, इसका सी होगा। मैं आपको बता दूं, आप आंसर ध्यान रखें, न कि आप ए बी सी डी ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 3 देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 अपना क्या कह रहा है, वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य क्या है। हम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जब हम कार्य करते हैं, यानी फाइनेंशियल अकाउंट का हम कार्य करते हैं, वो किस उद्देश्य से करते हैं। तो साथियों आपको बता दूं, जब हम वित्तीय लेखांकन करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो वित्तीय लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को हम अपने खातों में रिकॉर्ड करते हैं। उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी हम वित्तीय लेखांकन का जो कार्य है वो वित्तीय लेन देन है उनको रिकॉर्ड करना, अर्थात यहाँ पे बी राइट आंसर होने वाला है, रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। प्रश्न संख्या 4 देखिए, लेन देन की रिकॉर्डिंग करना, वर्गीकृत करना आदि को क्या कहा जाता है। साथियों आपको पता होगा, यानी लेखांकन जो है उसमें लेन देनों को हम रिकॉर्ड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं और सारांशित करते हैं। और इस गतिविधि को हम अकाउंटिंग या हिंदी में इसको लेखांकन कह देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है प्रश्न संख्या 4 का ए, अर्थात अकाउंटिंग यहाँ इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पे 5 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 5 आपका है, उपयोग के लिए उपलब्ध माल का मूल्य निकालने के लिए इनमें से क्या सही होगा। यानी हम माल उपयोग करते हैं अपने बिजनेस में, अर्थात हम प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए हमारे पास माल जो उपलब्ध है उस माल की मात्रा क्या होगी। तो आपको साथियों बता दूं, अपने पास ओपनिंग स्टॉक जो होता है उसे कहते हैं, जो हमारे पास 1 अप्रैल को हमारे पास अवेलेबल है यानी मौजूद है, और उसमें हम जो माल खरीदते हैं, अर्थात हम ये कहें कि जो परचेज करते हैं, इन दोनों का जो जोड़ होगा
वो अपने पास अवेलेबल स्टॉक कहलाएगा, यानी अवेलेबल स्टॉक कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है अपने पास सी। यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि सी राइट आंसर होगा यहाँ पर। इनिशियल इन्वेंट्री प्लस में परचेज गुड्स, अर्थात ओपनिंग स्टॉक प्लस में खरीदा गया माल। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है। लेखांकन प्रक्रिया से किस प्रकार का विवरण मिलता है? यानी हम अकाउंटिंग प्रोसेस को जब करते हैं तो उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। एक तो हम आय और लागत का विवरण जान सकते हैं। दूसरा, कंपनी को कितना टैक्स चुकाना है किसी एक विशेष वर्ष में, तो वो हम जान सकते हैं। तीसरा, अपनी आर्थिक स्थिति है उसको पता लगा सकते हैं। तो अर्थात हम लेखांकन प्रोसेस से ये तीनों कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका डी। अर्थात कहें तो प्रश्न संख्या 6 का लेखांकन प्रक्रिया से किस प्रकार का विवरण मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या है कि लेखांकन की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। लेखांकन की जब हम पूरी प्रोसेस को करते हैं तो इसे हम अकाउंटिंग साइकिल कहेंगे, न कि जर्नलाइजिंग कहेंगे। बी जो अपना पोस्टिंग है ये भी नहीं, और सी है समरी यानी सारांश। प्यारे साथियों, आप सभी को बता दूं और मेरे प्यारे लर्नर्स, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो अकाउंटिंग साइकिल होने वाला है, न कि आप जर्नलाइजिंग कर रहे हैं तो ये भी आपका गलत है। पोस्टिंग कर रहे हैं तो ये भी गलत है। आपको बता दूं, जब हम कोई भी वित्तीय लेन देन होता है उसको जब जर्नल में लिखते हैं तो वो जर्नलाइजिंग कहलाता है, और जर्नल से हम लेजर में जब लिखते हैं तो उसकी क्रिया को हम पोस्टिंग कहते हैं। तो ये सारे जो समरी है, समरी भी ये कहें अकाउंटिंग का एक हिस्सा होता है। जब हम सारांशित करते हैं, सब सारांश निकालते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम अकाउंटिंग साइकिल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अकाउंटिंग साइकिल। अर्थात प्रश्न संख्या 7 का जो राइट आंसर होना है, लेखांकन की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पूरी प्रक्रिया को अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम राइट आंसर करेंगे डी, अर्थात अकाउंटिंग साइकिल। प्रश्न संख्या 8 देखिए, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क आदि को क्या कहा जाता है? साथियों बता दूं, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क जो होते हैं इंटेंजिबल असेट्स होती है, यानी अमूर्त संपत्ति जिनको हम देख और छू नहीं सकते। तो इनको हम इंग्लिश में इंटेंजिबल असेट्स कह देते हैं, और हिंदी में इनको अमूर्त संपत्ति कहते हैं। इंग्लिश में इंटेंजिबल और हिंदी में इसको अमूर्त संपत्ति कहते हैं, अर्थात ऐसी संपत्तियां जिनको हम देख और छू नहीं सकते। तो यहाँ पर कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या होंगे? आपके इंटेंजिबल असेट्स होंगे। नहीं आपका करंट असेट्स होगा, नहीं इन्वेस्टमेंट होगा, ना ही फिक्स असेट्स इसका आंसर होने वाला है। इसका आंसर इंटेंजिबल असेट्स होने वाला है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 अपने सामने आ रहा है। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 9 है, दो पक्षों के बीच धनराशि के आदान प्रदान में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को क्या माना जाता है? यानी दो पार्टी आपस में धनराशि का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को क्या माना जाता है? तो आपको बता देता हूँ, जब हम दो अपने बिजनेस होते हैं, एक होता है गुड्स का, एक होता है सर्विस का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जीएसटी। तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अर्थात मैं ये कहूँ कि हम जो भी बिजनेस करते हैं वो दो चीज़ों के करते हैं। एक तो हम माल का करते हैं और दूसरा हम सेवा का करते हैं। तो ये जो जीएसटी है, माल और सेवाओं पे लगने वाला टैक्स कहलाता है। अर्थात हम जो बिजनेस करते हैं माल और सेवा का करते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा है कि दो पक्षों के बीच धनराशि के आदान प्रदान में वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति को क्या कहा जाता है? यानी धनराशि के आदान प्रदान में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति को क्या कहेंगे? देखो यहाँ पे सर्विस ट्रांजैक्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 10 देखिए, इनमें से क्या
वित्तीय कंपनी के लिए राजस्व को संदर्भित करता है। यानी कोई आपकी फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है, यानी वो धन से संबंधित कार्य करती है। जैसे मैं ये कह दूं बैंक, ठीक है, तो बैंक क्या करता है, अपने को जो पैसा है वो एज ए लोन देता है, और उस लोन से क्या करता है, वो ब्याज के रूप में अर्निंग करता है। तो यहाँ पे पूछा है, इनमें से क्या वित्तीय कंपनी के लिए राजस्व का संदर्भ, यानी एक वित्तीय कंपनी के लिए जो रेवेन्यू का साधन होता है वो क्या है। तो प्यारे साथियों, आपको बता दूं यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन, यानी हम जो लोन के रूप में राशि देते हैं उसके ऊपर जो ब्याज होता है वो हमारा क्या होता है, राजस्व कहलाता है, यानी रेवेन्यू कहलाता है फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज की स्थिति के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर 10 का जो होगा वो ए अर्थात इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन कहलाएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या देखिए आपके सामने 11 आ रहा है। यदि एक महीने में 1,48,000 रुपये की बिक्री हुई, यानी अपनी सेल क्या हुई, सेल हुई 1,48,000 की, ठीक है, जिसमें से 40,000 रुपये का सकल लाभ हुआ। ठीक है। अपने को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट है वो 40,000 का है। महीने में खरीद 1,00,000 रुपये की, यानी परचेज अपनी कितनी है, परचेज अपनी 1,00,000 रुपये की है। और ओपनिंग स्टॉक कितना है, 34,000 का। तो यानी ओपनिंग स्टॉक कितना है, 34,000 का। तो अपने को क्या पूछा है, अंतिम इन्वेंट्री का मूल्य क्या होगा। तो प्यारे साथियों, आपको बता दूं यहाँ पे क्या पूछा है अपने को, क्लोजिंग स्टॉक पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक पूछा है। तो क्लोजिंग स्टॉक की स्थिति में आपने यदि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हो तो आपको ध्यान होगा कि जो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता है वो क्रेडिट साइड आता है, जबकि ये सभी मदे जो हैं बाकी, आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ये डेबिट साइड आती है। तो मैं ये कह दूं कि डेबिट साइड अपने क्या 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 आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेबिट साइड जो आने वाली है, एक तो अपना आने वाला है ओपनिंग स्टॉक, प्लस में परचेज, प्लस में आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इन सबको जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद इसमें से माइनस कर दीजिए सेल्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है अपना, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 34, ठीक है, इसमें जोड़ दीजिए परचेज 1,00,000 रुपये, ठीक है, और इसमें पर ऐड कर दीजिए अपना ग्रॉस प्रॉफिट 40,000। ठीक है, तो ये टोटल हो जाता है अपना, इन सब का टोटल हो जाता है 1,74,000। ठीक है, 1,74,000, इस 1,74,000 में से हम सेल्स को घटा देंगे, यानी 1,48 को घटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपना जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो 26,000 बचेगा। कितना बचेगा, 26,000। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अपना वो 26,000 होगा, अर्थात आपका राइट आंसर होगा 26,000 रुपये। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, आपूर्तिकर्ता के व्यक्तिगत खाते को कहाँ देखा जा सकता है, यानी सप्लायर के जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उसको हम कहाँ देख सकते हैं। प्यारे साथियों, आपको बता दूं, जो सेल्स होती है उसको सेल्स में देखते हैं, और परचेज जो होता है वो परचेज में, परचेज लेजर में देखते हैं, और जो सप्लायर के लेजर होते हैं वो नॉमिनल लेजर यानी नामात्र खातों में देखते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनल लेजर काउंट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे राइट आंसर होगा नॉमिनल लेजर। ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए अपना 13 आ रहा है। 13 क्या कह रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में लीफो का क्या मतलब है। तो साथियों, आपको बता दूं लीफो का फुल फॉर्म क्या होता है। लीफो का पूरा जो नाम है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है, ये अपने माल प्रोडक्शन के लिए अपने पास जो माल हम खरीदते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, उसको इन कहते हैं। और जब हम प्रोडक्शन के लिए माल अपने स्टोर से प्रोडक्शन हेतु भेजते हैं तो उसको हम आउट कहते हैं। तो यहाँ पे लीफो मेथड क्या है, एक मेथड है प्रोडक्शन के लिए जिसमें हम माल को प्रोडक्शन हेतु भेजते हैं, तो इस मेथड को अपनाया जाता है। तो ये मेथड ये कहता है कि जो सबसे अंत में अपने पास जो माल आता है उसको हम सबसे पहले उत्पादन हेतु यूज़ करेंगे। यानी जो माल आप सबसे अंत में खरीदेंगे
उसको उत्पादन हेतु सबसे पहले भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में लीफो का क्या मतलब है। तो आपको बता देता हूँ, यदि आपके पास जो सबसे अंत में माल आएगा उसको आप पहले प्रोडक्शन हेतु भेजेंगे। तो आप देख सकते हो कि बाजार में आज मान लीजिए हम कोई माल खरीदते हैं, तो उसकी जो रेट होगी माल की वो प्रेजेंट वैल्यू होगी, यानी मार्केट में जो चल रही लेटेस्ट प्राइस है वो होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम उत्पादन के लिए माल भेजेंगे, उत्पादन हेतु जो हम माल इश्यू करेंगे वो हमारा किस पे होगा, लेटेस्ट प्राइस पे होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गुड्स इश्यू टू प्रोडक्शन एट लेटेस्ट प्राइस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अपना सी। प्रश्न संख्या देखिए 14, निम्नलिखित में से कौन एक वित्तीय लेन देन नहीं होगा। तो साथियों बता देता हूँ, आपने एक अवधारणा पढ़ी होगी, मुद्रा माप संबंधी अवधारणा। उसके अनुसार मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी लेन देन हम जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब उसका मूल्यांकन हम मुद्रा में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों जो लेन देन हैं, ये तीनों लेन देन है, इसका हम मुद्रा में मूल्यांकन कर सकते हैं। एक लेन देन ये है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, इसका हम मुद्रा में मूल्यांकन नहीं कर सकते, यानी कर्मचारियों के द्वारा की गई हड़ताल। तो ये जो स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय है इसको हम खातों में रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये मुद्रा माप संबंधी अवधारणा का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। इसलिए इस लेन देन को हम खातों में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर होगा स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए 15 अपना आ रहा है, और प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या है, कंपनी में माल की प्राप्ति होने पर बनाए जाने वाले दस्तावेज मरण का पूरा नाम इनमें से क्या होता है। साथियों बता देता हूँ, मरण को मटेरियल रिसिप्ट नोट के नाम से जाना जाता है, यानी जब हमारे पास माल प्राप्त होता है तो उसके लिए मटेरियल रिसिप्ट नोट बनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 15 का सी, यानी मटेरियल रिसिप्ट नोट। प्रश्न संख्या 16 देखिए, फीफो प्रणाली के अंतर्गत अंतिम इन्वेंट्री का मूल्यांकन उस माल के लिए अंतिम आपूर्ति की दर से होता है। नहीं साथियों, आपको बताता हूँ, फीफो का मतलब होता है, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो माल पहले आएगा उसको हम पहले उत्पादन हेतु इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि फीफो प्रणाली के अंतर्गत क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन उस माल के लिए अंतिम आपूर्ति की दर से होता है, यानी अंतिम सप्लाई के दर से होता है। नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर होगा ए, यानी फॉल्स। प्रश्न संख्या देखिए 17 क्या है, थोक व्यापारी द्वारा खुदरा विक्रेता को नकद के तत्काल भुगतान पर दी गई छूट को क्या कहते हैं। साथियों आपको बता देता हूँ, थोक व्यापारी द्वारा खुदरा विक्रेता को नकद के तत्काल, दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो उधार और नगद दोनों लेन देनों के लिए दिया जाता है, और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो व्यापार की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है, न कि नगद के तत्काल भुगतान के लिए दिया जाता है। नगद के तत्काल भुगतान हेतु, यानी हम अपनी बिक्री को कैश में प्रमोट करने के लिए, यानी अर्थात हम कैश सेल करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो प्रश्न संख्या जो अपना 17 है उसका राइट आंसर होगा कैश डिस्काउंट। प्रश्न संख्या देखिए 18, फीफो प्रणाली के तहत सबसे पहले खरीदा गया कच्चा माल को उत्पादन के लिए सबसे बाद में जारी किया जाता है। गलत है, आपको बता दूं, फीफो का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट, ठीक है। तो जो माल पहले आएगा उसको हम पहले भेजेंगे। यहाँ पे क्या कहा है, सबसे बाद में जारी होगा, तो यहाँ पे ये लाइन क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये इसमें लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे जो पहले माल आएगा उसको हम पहले भेजेंगे उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे कथन गलत दिया हुआ है, तो यानी ये बात गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना होगा फॉल्स, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, व्यापार के मालिक को कहा जाता है। व्यापार के मालिक को हम प्रोपराइटर कहते हैं। तो यहाँ पे एकल स्वामित्व को हम प्रोपराइटरशिप कहते हैं। बल्कि यहाँ पे मालिक के लिए पूछा है, तो मालिक को प्रोपराइटर कहते हैं और एकल स्वामित्व को प्रोपराइटरशिप कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रोपराइटर, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए 20, देखिए, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी था, दोबारा रिपीट हुआ है। ये सारी अमूर्त संपत्तियां होती है जिनको हम देख और छू नहीं सकते हैं। इनको हम इंटेंजिबल असेट्स यानी अमूर्त संपत्तियों के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इसका प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर होगा बी, यानी इंटेंजिबल असेट्स। अब देखिए प्रश्न संख्या 21 क्या है, बही खाता की दोहरा लेखा प्रणाली में कम से कम शामिल होते हैं, कितने खाते शामिल होते हैं। आपको बता देता हूँ, कम से कम 2 खाते होने ज़रूरी होते हैं। दोहरा लेखा डबल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम में, एंट्री सिस्टम में कम से कम 2 खाते होते हैं। कितने खाते होते हैं, 2 खाते होते हैं, यानी 2 अकाउंट्स यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या देखिए 22, इनमें से किसको कंपनी के खातों में दर्ज नहीं किया जाएगा। आपको पहले ही बताया था, मुद्रा माप संबंधी अवधारणा यहाँ पे लागू होती है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी लेन देन को खातों में जब तक दर्ज नहीं करेंगे, जब तक उसका मूल्यांकन हम मुद्रा में नहीं कर सकते। तो माल की खरीद को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, माल की बिक्री को कर सकते हैं, और जो सैलरी का भुगतान होता है उसको हम मुद्रा में माप सकते हैं। यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ स्टाफ है उसको हम नहीं माप सकते। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वालिटी ऑफ स्टाफ, ये खातों में दर्ज नहीं होगा। प्रश्न संख्या देखिए 23, किसी कंपनी की गुडविल को हम इनमें से क्या कहते हैं। तो आपको बता देता हूँ, जो गुडविल होती है, गुडविल जो होती है वो इंटेंजिबल असेट्स होती है, ठीक है। क्या होती है, इंटेंजिबल असेट्स है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर होगा डी। देखिए प्रश्न संख्या 24 देखिए, प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन किसी कंपनी के वित्तीय विवरण का एक आंतरिक यूजर नहीं है। तो आपको मैंने पहले भी, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि जो आंतरिक यूजर होता है यानी इंटरनल यूजर कह दे, तो इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, ये आपको बता देता हूँ। अपनी जो लायबिलिटीज़ होते हैं उसके टाइप्स भी होते हैं। लायबिलिटीज़ के टाइप्स होते हैं इंटरनल लायबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो ये जो लोग होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, आपको बता दूं इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बोला है कि इंटरनल यूज़र नहीं, यानी आपको एक्सटर्नल पूछा है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो होता है वो डेटर्स होता है। कौन होता है, डेटर्स होता है, यहाँ पे डेटर्स होता है। जबकि ये जो लोग हैं, डायरेक्टर, डायरेक्टर हो गया, एम्प्लॉय हो गया और मैनेजर हो गया, ये तीनों क्या है, ये इंटरनल है। कौन है, इंटरनल है। तो अपने को इंटरनल नहीं पूछा है, अपने को एक्सटर्नल पूछा है। जब हम किसी को माल बेचते हैं तो वो अपना डेटर्स कहलाता है। और डेटर्स कोई भी हो सकता है, व्यापार के बाहर का कोई भी अननोन व्यक्ति हो सकता है, तो उसको हम डेटर्स कहते हैं, वो एक्सटर्नल कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डेटर्स, अर्थात सी राइट आंसर होगा। अपना प्रश्न संख्या 25 यानी लास्ट प्रश्न आ रहा है, मैं आपको बता दूं, ये अपना लास्ट प्रश्न है। ये मॉक टेस्ट 1 के अंतर्गत ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आप अच्छे मार्क्स मॉक टेस्ट और फाइनल एग्ज़ाम में अपने लर्नर्स के लिए लेके आए। और आशा करता हूँ कि आप सभी इन वीडियो का उपयोग करते हुए अपने मॉक टेस्ट अपने लर्नर से करवाएं। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि उन छात्रों की, उन लर्नर्स की
एग्ज़ाम करने की जो एक्सरसाइज है वो एक अच्छी तरीके से होगी, जिससे वो सेल्फ खुद अपना फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट खुद कर सकते हैं। किसी तरीके की उनको आपको अतिरिक्त हेल्प करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इन मॉक टेस्ट को उनको शेयर करें और अपने सभी लर्नर्स को इन वीडियो को शेयर किया करो, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं और आप लोगों के लिए RSCFA के जो टेली पोर्टल है उसके मॉक टेस्ट का अच्छे वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास मोस्टली बहुत सारे ITGK का कॉल आता है, सजेशन लेते हैं कि अपने RSCFA के मॉक टेस्ट किस प्रकार होंगे, उनका आंसर क्या होगा, PDF सेंड कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं, बार बार कॉल करते हैं। तो अब की बार मैंने डिसीजन लिया कि क्यों न हम सभी ITGK की एक हेल्प करें और उसके साथ साथ में हम लर्नर की भी मदद कर सकें, जिससे लर्नर अपने असेसमेंट खुद करें और एक अच्छा लर्नर की भांति, यानी अपना अच्छा रिजल्ट वो प्राप्त करे। इन प्रश्नों की सहायता से मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट 1 के ये लगभग सभी क्वेश्चन इसमें मैंने सम्मिलित कर लिए हैं। 25 एक मॉक टेस्ट के अंदर 15 ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हमने सभी मॉक टेस्ट 1 के अंदर सभी प्रश्न को शामिल करने की कोशिश की है। तो आपको बता दूं, एक में टोटल 15 प्रश्न आते हैं एक मॉक टेस्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चंस यहाँ पे शामिल किए हैं और ये 25% सभी मॉक टेस्ट 1 के अंदर सभी प्रश्न को शामिल करते हुए मैंने आपके लिए बनाया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल होगा। इसी के साथ हम अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। विशेष दिन पर उपलब्ध माल को क्या कहा जाता है? साथियों, किसी भी तिथि को अवेलेबल अपने पास जो माल होता है उसको हम स्टॉक कहते हैं। हम उसको दूसरी भाषा में इन्वेंट्री कह दें या स्टॉक कह दें, ये एक ही बात है। इसको हिंदी में रहतिया कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में रहतिया भी कह देते हैं। रहतिया स्टॉक को कहते हैं। स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, एक अपना ओपनिंग स्टॉक होता है जो अपने पास 1 अप्रैल को होता है, और जो 31 मार्च को होता है वो अपने पास क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो अपने पास स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यानी यहाँ पे अपने को पूछा है विशेष दिन पर उपलब्ध माल को क्या कहा जाता है? किसी भी तिथि को अपने पास अपने गोदाम में बिना बिका जो माल होता है उसको हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्यारे साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन वीडियो को अपने सभी लर्नर के साथ साझा करें। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो फाइनल एग्ज़ाम के लिए बनाऊं और आप फाइनल एग्ज़ाम उन्हीं प्रश्नों के साथ आप कंप्लीट करें। सभी साथियों का मैं धन्यवाद और आभार करता हूं और इसी आशा के साथ विदा लेता हूं कि आप इन वीडियो को अपने लर्नर्स के साथ साझा करें। धन्यवाद।